दोस्तों, जब फोन पे दिख रही जिंदगी और असली जिंदगी के बीच का फासला मिट जाता है तो ये गुस्सा आंदोलन बन जाता है। और शायद नेपाल में भी यही हुआ। एक सर्द रात और उसकी सुबह इतनी खतरनाक साबित हुई कि देश के मासूम 19 लोगों को जान गंवानी पड़ी। और इतना ही नहीं, उन 19 मासूम लोगों में 12 साल का वो एक छोटा बच्चा भी था जिसे सर में गोली मार दी गई और जिसे शायद यह पता भी नहीं होगा कि देश में ये जो आंदोलन हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, सोशल मीडिया क्या है, सरकार क्या है और लोगों के गुस्से की वजह क्या है। दोस्तों, नेपाल के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और एक ऐसा देश जहां पिछले कई सालों के आंदोलन के बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ था, वहां लोकतंत्र के मंदिर यानी नेपाल की संसद को जलते हुए देखना, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को जलते हुए देखना वाकई एक बेहद ही दुखद दृश्य हमें दे रहा था। नेपाल के कई सारे नेता भागकर हेलीकॉप्टर से कैंटोनमेंट एरिया में जाते हुए देखे ताकि उनकी जान बच सके। नेपाल के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी ये गुस्सा थम क्यों नहीं रहा है। आखिर जैन जी के इस बढ़ते हुए गुस्से का कारण क्या है? क्या वाकई सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन इस गुस्से का कारण है या किसी देश की गहरी साजिश है? क्या नेपाल को चीन के करीब जाने की कीमत भुगतनी पड़ी क्योंकि वो कोई भी देश जो चीन के करीब जाने की कोशिश करता है अमेरिका के गुस्से का शिकार बनता है? तो क्या वाकई नेपाल का ये जो आंदोलन है, ये जो छात्रों का आंदोलन कहा जा रहा है, ये वाकई स्वतः स्फूर्त था या अमेरिका की कोई गहरी साजिश है? दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई सोशल मीडिया पे बैन इसका कारण था। अब इसका जवाब तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तत्कालिक कारण जो इस बड़े आंदोलन का रहा वो रहा सोशल मीडिया पे बैन। अचानक नेपाल की सरकार ने जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, हर सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया। कारण नेपाल की सरकार के शब्दों में कि वो नेपाल की संस्थाओं का, नेपाल की सरकार का कहना नहीं मान रहे थे, देश में अनरेस्ट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे और नेपाल में एक गहरी साजिश रच रहे थे कि लोगों के मन में गुस्सा फैले और ये गुस्सा सरकार के खिलाफ निकले। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या सोशल मीडिया वाकई ऐसा कर रहा था? चलिए हम इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर नेपाल की सरकार को, क्योंकि सरकारें चाहे जिस भी देश की हो, सरकारें बेहद ही प्रभावशाली होती है, बेहद ही पावरफुल होती है। लेकिन इतनी पावरफुल सरकार को क्या वाकई सोशल मीडिया से डर लग गया? और अगर डर लग गया तो इसके क्या कारण थे? सोशल मीडिया में आखिर हो क्या रहा था? वाकई क्या दिखाया जा रहा था कि नेपाल की सरकार को इतनी चिंता होने लगी? तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे, कई सारे टिकटॉक चैनल्स थे, फेसबुक के कई सारे जो अकाउंट्स थे वो ये दिखा रहे थे कि नेपाल के जो नेताओं के बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम के साथ बिता रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के प्रसार ने एक काम तो किया है कि अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहा। चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी देश में रह रहे हो, सोशल मीडिया के जरिए वो बातें हर जगह, हर देश तक पहुँच ही जाती है। और जब लोगों ने ये देखना शुरू किया कि नेपाल के नेताओं के जो बच्चे हैं, नेपाल के नौकरशाहों के जो बच्चे हैं, वो यूरोप और अमेरिका में जाकर के खूब एक्जॉटिक वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। कई सारे नेताओं के बच्चे तो यूरोप में बस जा रहे हैं, तो कई सारे नेताओं के बच्चे यूएसए में बस जा रहे हैं। और कई सारे जो नेता हैं वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं, अपने बड़े बड़े बंगलोज में रहते हैं और एक खुशहाल और एक खूबसूरत जीवन जीते हैं। लेकिन इसमें परेशानी क्या थी? अब दोस्तों, आप ये समझिए कि नेपाल एक बेहद ही गरीब देश है। गरीबी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि नेपाल की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सिर्फ $1450 प्रत्येक महीने है। और उसके जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2500 से भी ज़्यादा है। भारत की आप प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो ये लगभग $2800 प्रति व्यक्ति है। तो नेपाल के लोगों को ये लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं इस विकास की दौड़ में पीछे रह गया। और इस दौड़ में पीछे रहने का जो सबसे बड़ा कारण उन्हें नजर आया वो ये लगा कि ये जो निकम्मी सरकार है, ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसके भ्रष्टाचार के कारण हम पीछे रह गए। क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि हम तो अपनी इतनी खराब जिंदगी बिता रहे हैं, हमारे पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास रोजमर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और ये जो नेताओं के बच्चे हैं इन्हें भी उतनी ही सैलरी मिलती है या थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिलती होगी, लेकिन आखिर इनके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं कि ये यूरोप और अमेरिका में जाकर के एक्जॉटिक वेकेशन से एंजॉय कर पाते हैं, पर्सनल हेलीकॉप्टर लेते हैं और वो जो ज़िंदगी की जितनी सारी सुख सुविधाएं होती हैं ये वो एंजॉय करते हैं। और सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार ने नेताओं के बच्चे, जिन्हें नेपाल में आज की तारीख में नेपो किड्स कहा जा रहा है, तो ये जो नेपो किड्स है, इनके जो एक्जॉटिक लाइफ स्टाइल है वो सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुँचने लगे।
आम छात्रों तक पहुंचने लगा और छात्रों को ये लगने लगा कि ये जो पैसा है इस पे तो उनका अधिकार है, ये जो भ्रष्टाचार से अर्जित किए गए पैसे हैं ये उनकी मेहनत के पैसे हैं, ये उनके टैक्स के पैसे हैं और ये उनकी बेहतरी के लिए खर्च किए जाने चाहिए। लेकिन नेपाल की सरकार के भ्रष्टाचार के कारण ये सारे के सारे पैसे नेपाल के नेताओं के बच्चे तक पहुंच रहे हैं, नेपाल के नौकरशाहों के बच्चे तक पहुंच रहे हैं, यानी कि नेपो किड्स तक पहुंच रहे हैं। और कई सारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, टिकटॉक चैनल्स है, उन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग लोगों के लाइफ स्टाइल को कंपेयर करना शुरू कर दिया कि नेपाल का एक गरीब इंसान कैसा रहता है और नेपाल का एक जो नेपो किड्स है, नेपाल के जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं, नौकरशाहों के बच्चे हैं, अधिकारियों के बच्चे हैं, वो कैसे रहते हैं। और जब इन्होंने ये सारे कंपैरिजन वीडियोस देखने लगे तो उनके मन में जो गुस्सा था वो भड़कने लगा। क्योंकि नेपाल, एक तो बात मान लीजिए कि नेपाल की गरीबी का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये भी है कि वहाँ पे कोई उद्योग धंधे नहीं है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है और बहुत सारे नेपाली जो हैं वो विवश हैं अपना देश छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए, दूसरे राज्यों में जाने के लिए। आपने देखा होगा कि कई सारे नेपाली इंडिया में आकर चौकीदार का काम करते हैं, यानी छोटे छोटे काम करते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं। इवन इंडियन आर्मी में बहुत सारे नेपाली लोग हैं। एक बात तो मान लीजिए कि अगर आपको अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश में रोजी रोजगार के साधन मिलेंगे तो आप कभी भी दूसरे देश नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि अपना घर तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। लोग मजबूरी में ही अपने घर को छोड़ते हैं और नेपाल के लोगों के साथ भी यही हो रहा था। नेपाल के लोग मजबूरी में अपने अपने घर को छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर छोटे छोटे काम करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार ने उनके गुस्से को बढ़ा दिया और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स पे और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं सारे के सारे सोशल मीडिया साइट्स पे बैन लगा दिया। अब आप ये समझिए कि पहले ही नेपाल के लोगों को ये लग रहा था कि इस निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार के कारण हमारी ये स्थिति है, हमारी आर्थिक स्थिति सिर्फ और सिर्फ इसलिए कमजोर है कि ये जो सरकार है ये भ्रष्टाचार से धन अर्जित कर रही है और अपने बच्चों को दे रही है, खुद इन पैसों से अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी रही है और हमारी मेहनत के पैसे, हमारी टैक्स के पैसे हमारी बेहतरी के लिए नहीं खर्च हो पा रहे हैं। और अचानक से एक दिन सोशल मीडिया पे बैन लग जाता। अब नेपाल के युवाओं को ये बात, उनके मन में ये बात आने लगी कि देखो, एक तो सरकार ये गलत काम पहले से ही कर रही थी और अब सरकार ये करना चाह रही है कि सरकार हमारी जिंदगी को, हमारे लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि हम उनके हिसाब से चलें, हम उनके हिसाब से बैठें, हम उनके हिसाब से सोशल मीडिया पे लिखें और अगर वो ना चाहे तो हम सोशल मीडिया पे लिखें भी ना। यानी कि ये जो गुस्से का गुब्बार था वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे निकल रहा था। अब ये गुब्बार निकलने का रास्ता भी बंद हो गया और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण था कि इस गुस्से की आग को इसने कई गुना भड़का दिया। एक और बात मैं आपको जो बताता हूँ वो ये है कि नेपाल एक खूबसूरत देश है। आप ये तो मान लीजिए कि देश बेहद ही खूबसूरत है और इतने खूबसूरत देश को देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट आते हैं और नेपाल के कई सारे युवा जो हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का उनके पास जो सबसे बड़ा साधन था वो सोशल मीडिया था। वो खूबसूरत वादियों को डाल करके, खूबसूरत नेपाल के पहाड़ों को डाल करके वो रील्स बनाते थे, यूट्यूब के वीडियोस बनाते थे और उससे जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको अट्रैक्ट करते थे कि भाई आप यहाँ पे। इवन वो जो बुकिंग्स भी लेते थे वो सोशल मीडिया के थ्रू ही लेते थे। लेकिन सोशल मीडिया के बैन होते ही सब कुछ बदल गया। उन्हें भी ये लगने लगा कि अब हमारे पास जो छोटा मोटा रोजी रोजगार का जो साधन था अब तो वो भी गया, अब हम क्या करेंगे, हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। तो निश्चित रूप से इन बातों ने गुस्से को भड़का दिया। हालांकि यहाँ पे एक और जो थ्योरी काम कर रही है वो ये कर रही है कि जो देश के संसद को आग लगा दिया गया, देश के सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दिया गया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक के घर को बख्शा नहीं गया, उनके घर को भी आग लगा दिया गया। ये नेपाल के आम नागरिकों का काम नहीं हो सकता है। कई सारे जो थिंक टैंक्स हैं, कई सारे थ्योरी जो हैं वो ये मानते हैं कि निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी विदेशी सरकार का हाथ जरूर रहा होगा। लेकिन किस विदेशी सरकार का? दोस्तों आपको ये पता होगा कि पिछले कई सालों में नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा है। इवन भारत के लिए भी ये बड़ी चिंता का विषय था कि नेपाल, जिसके साथ हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, वो चीन के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है। लेकिन चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ाने का जो सबसे बड़ा जिसके साथ असर होता है, जो देश सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है, वो है यूएसए। और निश्चित रूप से यूएसए को ये बात बड़ी नागवार गुजर रही थी कि नेपाल जो है वो चीन के साथ अपनी गलबहियाँ बढ़ा रहा है, चीन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। और हो सकता है, अब ये तो जांच का विषय है, कई सालों की जांच के बाद ये बातें शायद सामने आ पाएंगी कि नेपाल का ये जो अनरेस्ट था, ये जो आंदोलन था, ये वाकई स्वतःस्फूर्त था, ये अमेरिका के द्वारा बढ़ावा दिया गया था। लेकिन कई सारे थ्योरीज ये मानते हैं और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हो सकता है इसमें किसी विदेशी ताकतों का स्थान रहा हो।
अब सवाल ये उठता है कि अब क्या, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, संसद को जला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया। तो अब देश कैसे चलेगा? क्या वाकई नेपाल बांग्लादेश की राह पे चल जाएगा? नेपाल वापस पुनः राजशाही की ओर चला जाएगा? दोस्तों, ये तो आने वाले कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात तो आप समझ ही लीजिए कि एक शांत पड़ोसी भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। दोस्तों, thank you very much for watching this video, and if you like such type of content, please like, share and subscribe my video. Thank you very much.